Sweet morning to all of you. Hi dear friends. I hope all of you are safe and staying at home only. कॉलेज के एडमिशंस का प्रोसेस हो चुका होगा. Yes, I Prashant Lakhani welcomes you once again in the world of FIJC Economics Chapter 1. Friends, we have already started with the topic of microeconomics, जहाँ पे हमने ये डिस्कस किया था कि microeconomics is the study of particular firms, particular households, individual prices, wages, incomes, individual industries, particular commodities. Basically, there were two branches of economics, microeconomics and macroeconomics. हमने microeconomics में जो टॉपिक शुरू किया था that was basic concepts of microeconomics. अगर हम किसी एक बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं या अगर हम कोई एक ऑफिस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उस बिजनेस या उस ऑफिस से जुड़ी हुई हर वो बात जिससे अपने को कोई फर्क पड़ता हो वो हमें डिटेल स्टडी करना चाहिए. दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स. हमने मजाक में ऐसा समझा था कि वी एग्जामिन द ट्रीज एंड नॉट द फॉरेस्ट. हम हर उस एक चीज को डिटेल स्टडी करेंगे जिससे अपने को कोई फर्क पड़ता हो और उसके लिए हमने ऑलरेडी 7 डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स डिस्कस किया था, जहाँ पे वांट, गुड्स एंड सर्विसेज, यूटिलिटी, वैल्यू, जहाँ पर दो बातें थी, वैल्यू इन यूज एंड वैल्यू इन एक्सचेंज, और बाद में एक एग्जांपल समझा था वाटर डायमंड पैराडॉक्स, ऐसा एक एग्जांपल समझा था. फिर हमने कॉन्सेप्ट कवर किया था वेल्थ. दुनिया की कोई भी वो चीज जिसको मार्केट में आप पैसों के लिए खरीद बेच कर सकते हो, जिसका मार्केट में वैल्यू है और पैसों में उसका ट्रांजैक्शन पॉसिबल है, अगर उसमें यूटिलिटी, स्कैरसिटी, ट्रांसफरेबिलिटी एंड एक्सटर्नलिटी ऐसी 4 गुण होने चाहिए. सॉरी फ्रेंड्स, बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल इश्यूज, स्लाइट डिस्टर्बेंस एंड इनकन्वीनियंस इज देयर. तो फ्रेंड्स, हम ये डिस्कस कर रहे थे कि कहीं ना कहीं जो 7 कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिए हैं, जिसमें हम 5वें पॉइंट को डिस्कस कर रहे थे वेल्थ. अगर दुनिया की कोई भी चीज़ को हम माल मिलकर धन संपत्ति तब बोल सकते हैं कि अगर वो चीज़ में यूटिलिटी, यूजफुलनेस ऑफ द कमोडिटी हो, स्कैरसिटी, वो चीज़ सबके पास अवेलेबल ना हो, ट्रांसफरेबिलिटी, वो चीज़ एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे या एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे ओनरशिप ट्रांसफर हो सकता हो, मालिकी ट्रांसफर हो सकता हो, एंड एक्सटर्नलिटी ऑफ ह्यूमन बॉडी, अगर वो अपनी ह्यूमन बॉडी के बाहर की चीज़ हो, तो हम इसको वेल्थ मानने को तैयार हैं. आफ्टर दैट वी हैव डिस्कस पर्सनल इनकम एंड पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम. इन आवर लास्ट सेशन वी हैव स्टार्टेड विद पॉइंट नंबर 8. फ्रेंड्स, ये अपना माइक्रो इकोनॉमिक्स का लास्ट कॉन्सेप्ट है, दैट इज इकोनॉमिक एक्टिविटीज. वॉट एवर एक्टिविटीज वी परफॉर्म फॉर अर्निंग पर्पस, हमें रिटर्न में कुछ चाहिए, जहाँ पे कुछ पैसों का लेन देन पॉसिबल हो, तो इट इज इकोनॉमिक एक्टिविटीज. बेसिकली इट इंक्लूड्स 4 टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज. ऐसा हमने एक बार कहा था, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज एंड कंजम्पशन. इन आवर लास्ट सेशन वी हैव डिस्कस्ड द एक्टिविटी ऑफ प्रोडक्शन in detail. Let me recap at a glance. प्रोडक्शन का जो मतलब हमने समझा था, आप ऑलरेडी लिख चुके हो, तो एट प्रेजेंट नो नीड टू राइट एनीथिंग. एट प्रेजेंट प्रोडक्शन का एक मतलब हमने समझा था, इट इज क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी. कोई भी चीज को ऐसी तरीके से क्रिएट किया जाए, प्रोड्यूस किया जाए, मैन्युफैक्चर किया जाए, बनाया जाए, ताकि आप और मैं उसको इस्तेमाल कर सके. पेड़ पे जो लकड़ा है उसको मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ, लेकिन अगर उसमें से मैंने व्हाइट बोर्ड बना दिया, स्टेज बना दिया, बेंच बना दिया, तो मैं उसका इस्तेमाल कर सकता हूँ. तो जिस जगह पे आप पेड़ से लकड़ा काट के बेंच बनाते हो, व्हाइट बोर्ड बनाते हो, स्टेज बनाते हो, तो वो बनाना, क्रिएट, तो इट इज क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी. देयर आर 4 factors of production
ऐसा हमने समझा था। टू प्रोड्यूस एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड वी नीड एटलीस्ट 4 factors of production, that is land, labor, capital and entrepreneur. इसको हम डिटेल में लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। ओके, all natural resources which are available on the surface, under the surface and above the surface of the earth. धरती की सपाटी के ऊपर, अंदर या हवा में जो कुछ लटक रहा है, जहां से हम कुछ कमा सकते हैं वो लैंड है। And if we are using land, we have to pay rent. दूसरा था labor, any type of physical or mental work to get economic rewards, economic returns. या तो आप white collar जॉब करोगे या तो blue collar जॉब करोगे। हंसी मजाक में मैंने समझाया था, फ्यूचर में या तो यहाँ पे टाई पहनोगे या तो यहाँ पे रुमाल बांधोगे। जॉब 2 ही तरह के होते हैं, तीसरा ऑप्शन नहीं है। ओके, तो अगर आप फिजिकल वर्क करोगे तो वर्क ज़्यादा करोगे, पैसे कम कमाओगे। अगर मेंटल वर्क करोगे तो काम कम करोगे, पैसे ज़्यादा कमाओगे, पर अल्टीमेटली कमाओगे। तो इट इज़ वेजिस। तो व्हेन वी यूज लेबर वी हैव टू मेक द पेमेंट इन टर्म्स ऑफ वेजिस। थर्ड वन वाज कैपिटल। हमने ऐसा डिस्कस किया था कि कैपिटल इज मैन मेड फैक्टर। ये एक चीज़ के ऊपर हम फक्र महसूस कर सकते हैं। मैंने ये कहा था कि ये एयर कंडीशन बारिश पे नहीं गिरा है, ये बेंच पेड़ पे लटकती हुई नहीं मिली थी, इसको वर्कर्स ने अपनी अकल से कारखाने के अंदर प्रोड्यूस किया है। और क्यों प्रोड्यूस किया? तो इट इज प्रोड्यूस्ड मीन्स फॉर फर्दर प्रोडक्शन। हमें इस एसी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमें उसके कूलिंग एयर में इंटरेस्ट है। ये बेंच तब अच्छी लगे जब आप इसके ऊपर बैठ पाओ, ये व्हाइट बोर्ड तब अच्छा लगे जब मैं इसके ऊपर लिख पाऊँ। तो ये हमने इसलिए प्रोड्यूस किया ताकि ये कुछ और प्रोड्यूस करके आपकी और मेरी इच्छाओं को सेटिस्फाई कर सके। ये सब हमने इसलिए प्रोड्यूस किया ताकि ये सब चीज़ें कुछ और प्रोड्यूस करके आपकी और मेरी इच्छाओं को सेटिस्फाई कर सके। ओके फ्रेंड्स, तो अल्टीमेटली वी मस्ट से हियर, हम यहाँ पे ये बोल पाएंगे कि कैपिटल इट्स मैन मेड फैक्टर। लैंड ऊपर वाले की देन है, लेबर हम खुद है, कैपिटल हमने अपनी अकल से अपनी मेहनत से फैक्ट्री के अंदर बनाया है, लाइक प्लांट एंड मशीनरी। एंड व्हेन वी यूज कैपिटल वी हैव टू मेक पेमेंट इन टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट। अगर आप कैपिटल इस्तेमाल करोगे तो उसका ब्याज देना पड़ेगा। एंड फोर्थ वर्ड एंटरप्रेन्योर, बिजनेस का माइंड, बिजनेसमैन इट्स एंटरप्रेन्योर, जो बंदा पूरा बिजनेस मैनेज करेगा। ये एक तरह का स्पेशल लेबर होता है जिसके पास कुछ अलग सी स्किल है ताकि वो हर चीज़ को ठीक से मैनेज कर पाए बिजनेस में कमाने के लिए। अगर सुबह से रात तक मैं अपने बिजनेस को मैनेज कर रहा हूँ तो मैं दान पुण्य करने के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैंने कोई चैरिटेबल ट्रस्ट खोल के नहीं रखा है फ्रेंड्स, मैंने कोई चैरिटेबल ट्रस्ट खोल के नहीं रखा है, मैं कोई दान पुण्य के लिए नहीं कर रहा हूँ, मुझे अपना प्रॉफिट कमाना है। फ्रेंड्स, मैं तो कॉमर्स का लेक्चर जब से शुरू किया, कॉमर्स लेक्चर तब से ये बोल रहा हूँ, वेयर इज आवर बेनिफिट, वो आओ, बाकी सब जाओ, मेरा फायदा किधर को वो मुझे चाहिए, इसलिए तो कॉमर्स लाइन लिया है फ्रेंड्स। ठीक है, तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के तहत वॉट एवर यू वांट टू प्रोड्यूस फ्रॉम वन सिंगल नीडल टू वन सिंगल एरोप्लेन, एक सुई से लेकर एक एरोप्लेन तक कुछ भी प्रोड्यूस करना है, प्रोडक्शन। ओके, तो वी नीड 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। तो इट इज क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। आप कुछ प्रोड्यूस कर रहे हो ताकि वो चीज आपकी इच्छाओं को पूरी कर सके, सेटिस्फाई कर सके, आप उस चीज को इस्तेमाल कर पाओ, तो इट इज प्रोडक्शन। दैट वाज द फर्स्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी, जहां पे हम लास्ट लेक्चर तक पढ़ चुके थे। अब अपने को नोटबुक में लिखना है, राइट डाउन आवर सेकंड इकोनॉमिक एक्टिविटी। फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में कोई स्ट्रेस नहीं है, कोई डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट नहीं है, वेरी इजू, आज सब इजू, वेरी इजू। सेकंड पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक
क्लैरिफिकेशन करूँ, लेट मी क्लैरिफाई समथिंग। अगर आपने कभी डिस्ट्रीब्यूटर वर्ड सुना है, ये वो नहीं है फ्रेंड्स। मतलब कोई एक एरिया में आप सामान को डिस्ट्रीब्यूट करने निकलते हो, बेचने के लिए निकलते हो या बांटने के लिए निकलते हो, तो इट इज डिस्ट्रीब्यूटर। अगर पार्ले जी का डिस्ट्रीब्यूटर अंधेरी से लेकर दहीसर तक टेम्पो में पार्ले जी डालकर शॉप में बेचने निकल रहा है, हर शॉप में, तो वो डिस्ट्रीब्यूटर है। हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं फ्रेंड्स। नो, वी आर टॉकिंग अबाउट इकोनॉमिक एक्टिविटीज, जहां पे आपने पहले चीज को प्रोड्यूस किया, अब आप उसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे, पर इकोनॉमिक्स में उसके मायने कुछ और भी होते हैं। तो राइट डाउन सेकेंड पॉइंट, डिस्ट्रीब्यूशन, अंडरलाइन, राइट डाउन, इट इज डिवीजन ऑफ, इट इज डिवीजन मतलब बांटना, डिवाइड करना, इट इज डिवीजन ऑफ फैक्टर रिवॉर्ड्स, फैक्टर, ट्रैक्टर नहीं फ्रेंड्स, फैक्टर रिवॉर्ड्स। आई विल एक्सप्लेन यू ईच एंड एवरी सिंगल वर्ड इन डिटेल। पहले लिख लो, हम पूरा चीर फाड़ करके पोस्टमार्टम करेंगे। इट इज डिवीजन ऑफ फैक्टर रिवॉर्ड्स among different segments, अलग अलग हिस्सों में, among different segments of the society, among different segments of the society, in terms of rent, comma, wages, comma, interest and profit. In terms of rent, wages, interest and profit. Full stop. Friends, compared to first point, second point is very easy to understand because we have already discussed this thing in different manner. यहाँ पे मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हम सिर्फ सामान बांटेंगे, मैं ये बोल रहा हूँ कि समाज के अलग अलग हिस्सों में हम कोई भी चीज को बांटते हैं। इट इज डिवीजन ऑफ फैक्टर रिवॉर्ड्स। सी, in our previous concept we have understood 4 different factors: land, labor, capital and entrepreneur, right? उसी वक्त ये डिस्कस हो चुका था कि जो बंदा लैंड इस्तेमाल करेगा वो भाड़ा पे करेगा, तो भाड़ा किसी एक का खर्चा है, किसी एक की इनकम है। रिमेंबर वन थिंग फ्रेंड्स, अपनी पूरी जो इकोनॉमी चलती है, कंट्री पूरी जो चलती है ना, अपना कंट्री का जो पूरा इकोनॉमी चलता है, ऐसा बोलते हैं इकोनॉमी चलता है, डोंट आर्ग्यू सर उसको पेड़ किधर होता है ना। अपनी जो इकोनॉमी चलते रहती है, ये इकोनॉमी चलने के पीछे एक रीजन है फ्रेंड्स, एक नॉर्मल थीम लाइन है। एक्सपेंडिचर ऑफ वन पर्सन विल बिकम इनकम फॉर सम अदर पर्सन। आई रिपीट इट, एक्सपेंडिचर ऑफ वन पर्सन विल बिकम इनकम फॉर सम अदर पर्सन। किसी एक का खर्चा किसी एक की इनकम है। अगर आप यहाँ पे फीस पे करते हो तो आपका खर्चा है, पर हमारी तो इनकम है। अगर मैंने कार चलाने के लिए ड्राइवर अपॉइंट करके रखा है, मैं हर महीने उसको पगार देता हूँ, तो उसको जो सैलरी में पे करता हूँ वो मेरा खर्चा है, पर वो ड्राइवर की तो इनकम है जिससे उसके घर का खर्चा चलेगा। अगर आपकी मम्मी किराने की दुकान पे जाकर 2000 का किराने का सामान खरीदती है, तो मम्मी के लिए वो खर्चा है, पर वो दुकान के हिसाब से, मालिक के हिसाब से वो उसका इनकम है। तो एक्सपेंडिचर ऑफ वन पर्सन बिकम्स इनकम फॉर सम अदर पर्सन, और यहीं से हम बंटवारा समझे तो इट इज डिवीजन ऑफ फैक्टर रिवॉर्ड्स। जितने लोग जमीन के मालिक है, लैंड के मालिक है, वो भाड़ा कमाएंगे, तो रेंट, लैंड के सामने रेंट। जो लेबर बन के काम कर रहे हैं, मेरे से मजदूर बन के काम कर रहे हैं, उनको वेजेस मिलेगा। जब मैं यहाँ पे क्लास में आके लेक्चर लेता हूँ, मुझे मेरा पैसा चाहिए, मुझे मेरा पैसा चाहिए,
वेजीज, करेक्ट। तो अल्टीमेटली जब आप लेबर हो तो आप वेजीज कमाओगे, तो मालिक जो है कारखाने का उसकी जेब से पैसा निकलेगा और वर्कर्स में बांटा जाएगा वेजीज के नाम पे, राइट। तो इट इज इन टर्म्स ऑफ रेंट, वेजीज, इंटरेस्ट। अगर आपने बिजनेस में पैसा रोका है, अकाउंट चेक करो, कैपिटल, द इनिशियल अमाउंट इन्वेस्टेड इन बिजनेस। अगर आपने बिजनेस में पैसा रोका है तो आप वहां से कमाना चाहोगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर मैंने किसी को 2 लाख रुपया ब्याज पे दिया है, अगर मैंने किसी को 2 लाख रुपया ब्याज पे दिया है तो हर महीने में ब्याज लूंगा, वो 2 लाख रुपया मेरा कैपिटल और उसके ऊपर मैं ब्याज कमाऊंगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दैट इज इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। अगर मैं अपना खुद का बिजनेस चला रहा हूं तो मुझे मेरा प्रॉफिट भी चाहिए। तो ऊपर जो 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन थे, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, वो क्या कमाएंगे? तो लैंड का मालिक रेंट कमाएगा, लेबर वेजेस कमाएगा, कैपिटल का जो मालिक है जिसके पास कैपिटल है वो उसका ब्याज कमाएगा, और जो बंदा खुद बिजनेस चलाता है, बिजनेस का दिमाग लेकर बैठा है, वो प्रॉफिट कमाएगा, राइट। तो इट इज डिवीजन ऑफ फैक्टर रिवॉर्ड्स। एक बात समझ लीजिए फ्रेंड्स, पूरी कंट्री में जितना भी लैंड है जो बिजनेस में इस्तेमाल हुआ है उसका रेंट कोई ना कोई तो कमा रहा है। जितने भी लेबर काम कर रहे हैं पूरे देश में वो लोग वेजेस कमा रहे हैं। जितना भी कैपिटल लगा हुआ है उसके ऊपर कोई ना कोई इंटरेस्ट कमा रहा है, और जितने भी लोग बिजनेस कर रहे हैं वो कोई ना कोई प्रॉफिट कमा रहा है। तो किसी एक का खर्चा किसी और की इनकम है, और ये इनकम 4 हिस्सों में बढ़ जाती है, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। तो उस हिसाब से समाज के अलग अलग हिस्सों में, लोगों में ये पैसों का बंटवारा हो रहा है, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन। मैं वापस बोलूं, मैं ये नहीं सोच रहा हूँ कि सिर्फ गुड्स को बांट के आ गए। ओके, अभी कोविड-19 में लॉकडाउन था तो कुछ लोग जाके चपाती बांट के आ गए, वो बात नहीं कर रहा हूँ डिस्ट्रीब्यूशन। पैसे जो है वो समाज के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग नाम पे बांटे जा रहे हैं। किसी को रेंट के नाम पे वो पैसा मिल रहा है, किसी को वेजेस के नाम पे मिल रहा है, किसी को इंटरेस्ट के नाम पे मिल रहा है, किसी को प्रॉफिट के नाम पे मिल रहा है। पैसा तो इंडिया में जितना है उतना ही है फ्रेंड्स। हम नेक्स्ट चैप्टर में इसको डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। मनी, इंडिया में पैसा जितना है वो तो उतना ही है। ऐसा नहीं है कि मोदी के मन में आया उतना छाप दिया। देखो, नोट बंदी कर सकता है मित्रों, आज मध्यरात्रि 12 बजे से वो कर सकता है। 500,000 की नोट बंद है ना, 2016 में उसने जो किया था, पर उसके मन में आया उतना नोट छाप दिया, ऐसा नहीं होता है फ्रेंड्स, ये अलाउ नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि ये पैसे हम ज़्यादा छापेंगे और ज़्यादा बांट देंगे। इट इज़ नॉट लाइक दैट कि पैसा ज़्यादा छापेंगे और ज़्यादा बांटेंगे। नो, पैसे जितने हैं उतने ही है, लोगों में वो बंटवारा हो रहा है अलग अलग नाम से। तो आप जिस चीज़ के मालिक हो अकॉर्डिंगली आपको वो पैसा बांटा हुआ मिलेगा। तो इट इज डिस्ट्रीब्यूशन। तो इट इज डिवीजन ऑफ फैक्टर रिवॉर्ड्स। रेंट के सामने रेंट, लेबर के सामने वेजेस, कैपिटल के सामने इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर के सामने प्रॉफिट। दैट वाज आवर सेकंड पॉइंट, डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, मतलब सामान को प्रोड्यूस किया और पैसा कमाने के लिए उसको बांटने गए। तो थर्ड पॉइंट आएगा, थर्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी राइट नाउ, एक्सचेंज। एक्सचेंज फ्रेंड्स, यहाँ पे एक्सचेंज का मतलब एक्सचेंज ऑफर ऐसा नहीं समझना है, ये एक्सचेंज ऑफर है ऐसा नहीं समझना है। एक्सचेंज अंडरलाइन राइट नाउ, इट रेफर्स टू सेल एंड परचेस ऑफ goods and services. It refers to sale and purchase of goods and services. Continue. It is a monetary transaction. It is a monetary transaction
इट इज अ मॉनेटरी ट्रांजेक्शन। चलो फुल स्टॉप एंड रिलैक्स। फ्रेंड्स यहाँ पे एक्सचेंज का मतलब आप गुड्स इन टर्म्स ऑफ गुड्स ऐसा नहीं सोचेंगे। हम यहाँ पे बार्टर एक्सचेंज की बात नहीं कर रहे, बार्टर सिस्टम जब पैसे की खोज नहीं हुई थी। यहाँ पे एक्सचेंज का मतलब पैसों के लिए, या तो आप सामान खरीद रहे हो या तो सामान बेच रहे हो। मैं यहाँ पर लेक्चर लेने के लिए इसलिए आता हूँ क्योंकि मुझे उसका पैसा मिलता है। आप अब भी लेक्चर इसलिए बैठे हो क्योंकि आपने इसका फीस पे किया है। मतलब ये हुआ कि मैं लेक्चर बेच रहा हूँ, पैसा ले रहा हूँ। आप लेक्चर खरीद रहे हो, पैसा दे रहे हो। अकाउंट्स के हिसाब से अगर आप अपने लिए सोचोगे तो आपने लेक्चर खरीदा, पैसा दिया। अकाउंट्स के हिसाब से अगर मैं सोचूंगा तो मैंने लेक्चर बेचा, पैसा लिया। तो इट रिफर्स टू सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कोई भी सामान हो, कोई भी सर्विस हो, उसका खरीदा और बेचा जाना, और वो पैसों के लिए होना चाहिए। इट इज अ मॉनेटरी ट्रांजेक्शन, वो पैसों के लिए होना चाहिए। मैं फ्री में अगर कोई सेमिनार कंडक्ट करता हूँ, फ्रेंड्स 12th के लिए बोर्ड एग्जाम के पहले हम लोग फ्री सेमिनार कंडक्ट करते हैं, इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। तो फिर वो एक्सचेंज में नहीं गिना जाएगा क्योंकि मैं उसका पैसा नहीं लेता हूँ। ना स्टूडेंट फीस पे करते हैं ना मैं पैसा लेता हूँ, पर ये लेक्चर के मैं पैसे ले रहा हूँ। तो इट इज सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इट इज अ मॉनेटरी ट्रांजेक्शन। अगर वहाँ पे पैसों का लेन देन हो रहा है, वहाँ पे ट्रांजेक्शन हो रहा है और पैसों का लेन देन हो रहा है, तो आप सामान खरीदो या बेचो, इट इज एक्सचेंज। सामान होलसेलर के पास से रिटेलर के पास आया पैसों की लेन देन के साथ, रिटेलर के पास से कंज्यूमर के पास गया पैसों की लेन देन के साथ, तो ये एक्सचेंज की बात हो रही है। प्रोड्यूसर ने पैसा लिया और सामान होलसेलर को दिया, होलसेलर ने पैसा लिया और सामान रिटेलर को दिया, रिटेलर ने पैसा लिया कंज्यूमर से और सामान कंज्यूमर को दिया, तो ये सामान एक्सचेंज होते रहा है पर पैसों के लिए। तो इट इज अ मॉनेटरी ट्रांजेक्शन। यहाँ पे एक डाउट आना चाहिए फ्रेंड्स, सेल का स्पेलिंग आएगा SALE। आई डोंट नो कि कितने लोगों को इसमें फर्क समझ में आता है, क्योंकि अगर आप 5th स्टैंडर्ड का बेसिक इंग्लिश याद करेंगे तो सामान बेचने के लिए जो स्पेलिंग होगा SELL, सेल मतलब बेचना SELL, और बाय मतलब खरीदना BUY, और हम यहाँ पे स्पेलिंग लिख रहे हैं SALE सेल। आई नो एक डाउट और आएगा, ये वो सेल नहीं जो आप सोच रहे हो 30% ऑफ सेल सेल सेल, 30% डिस्काउंट, 50% डिस्काउंट, सेल सेल सेल, बम्पर ऑफर सेल, ये वो वाला सेल नहीं फ्रेंड्स। SELL सेल इज अ वर्ब फॉर्म, SALE सेल इज अ नाउन फॉर्म। जो सामान हम बेचने की प्रक्रिया करते हैं, द एक्टिविटी ऑफ परफॉर्मिंग सेलिंग एक्टिविटी, दैट इज टू सेल, SELL। सामान बेचने की जो प्रक्रिया है वो SELL से होता है। जो सामान आप बेच चुके हो, बिक्री, जिसे बेकरी नहीं बिक्री, जो सामान हम बेच चुके बिक्री, इट इज SAL। तो जब सामान या सर्विस, गुड्स या सर्विस जो भी है, उसका खरीदा और बेचा जाना, और वो भी पैसों के लिए, तो इट इज एक्सचेंज। दैट वाज आवर थर्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी, दैट वाज आवर थर्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी। ओके, now we are moving towards our fourth economic activity. Point number 4, give the heading consumption. Point number 4, give the heading consumption. Underline, write down. It is making use of, it is making use of, it is making use of goods and services. So it is making use of goods and services.
टू सेटिस्फाई, सैटिस्फाई नहीं, टू सेटिस्फाई human wants, to satisfy human wants, to satisfy human wants. Now see, ये बहुत आसान है समझना. कंजम्पशन, टू कंज्यूम, कोई भी चीज को इस्तेमाल करना, वापरना. सॉरी टू यूज दिस वर्ड, पर ये वर्ड है फ्रेंड्स. वापरना, इस्तेमाल करना, टू कंज्यूम. ओके, तो इट इज मेकिंग यूज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. कोई भी गुड्स या सर्विस का आप इस्तेमाल करने लगे हो, आप उसको यूज करने लगे हो, आप उसको वापरने लगे हो, उस लेवल तक उसको पहुंचाना. तो ये चारों इकोनॉमिक एक्टिविटी का ये एंड हो गया फ्रेंड्स. टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स. एकदम आसान बात समझा पाऊं तो, पेड़ से लकड़ा काटा और कारखाने में ये व्हाइट बोर्ड बनाया, तो ये प्रोडक्शन हुआ. अब ये व्हाइट बोर्ड बनाते वक्त वो कारखाने का जो जमीन था उसको भाड़ा मिला, कारखाने के मालिक को, वो जो जमीन का मालिक था उसको भाड़ा मिला, जो वर्कर ने ये बोर्ड बनाया उसको वेजेस मिला, जिस मशीन से वो बनाया उसके ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ा, और जिस बंदे ने वो कारखाने का मालिक है अपनी अक्ल चलाई बेंच बनाने के लिए, बोर्ड बनाने के लिए, उसको प्रॉफिट मिला. तो ये डिस्ट्रीब्यूशन हुआ. उसके बाद ये व्हाइट बोर्ड को पैसों के लिए शॉप में बेचा गया, वो एक्सचेंज हुआ. और बाद में हम क्लासेस वाले इसको परचेज करके लेकर आए और यहाँ पे इंस्टॉल कर दिया ताकि हम लेक्चर में लिख पाए और कमा पाए. तो हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, ये कंजम्पशन हुआ. फ्रेंड्स, एग्जांपल एक ही व्हाइट बोर्ड. It includes all 4 economic activities. पेड़ से लकड़े को कट करके कारखाने के अंदर बेंच का प्रोडक्शन हुआ, ताकि व्हाइट बोर्ड बन पाए. प्रोडक्शन. उस व्हाइट बोर्ड को बनाते वक्त जो जमीन पे कारखाना था, लैंड, उसके मालिक को रेंट दिया गया. जिस वर्कर को बुलाया गया मशीन चालू करने के लिए उसको वेजेस दिया गया. जिसने उसमें पैसा रोका था उसको इंटरेस्ट दिया गया. और कारखाने का जो मालिक अपनी अक्ल चला रहा था ये व्हाइट बोर्ड बनाने के लिए, जो बिजनेस चल रहा था, उसको प्रॉफिट मिला, वो बन गया डिस्ट्रीब्यूशन. बाद में ये व्हाइट बोर्ड दुकान वाले को बेचा गया और पैसा लिया गया कारखाने के मालिक के थ्रू, वो बन गया एक्सचेंज. और वहां से, दुकान से हम उठा के लेकर आए ताकि हम क्लासेस में इसके ऊपर लिख कर आपका लेक्चर कंडक्ट कर पाए. ये हो गया कंजम्पशन. ओके, तो ये चारों एक्टिविटीज जो है इसमें कंजम्पशन जो है इट इज एंड ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, और प्रोडक्शन है इट इज बिगिनिंग ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज. तो प्रोडक्शन इज द बिगिनिंग एक्टिविटी, कंजम्पशन इज एन एंड ऑफ एक्टिविटी. ओके, यहाँ पे दी एंड होता है कंजम्पशन के हिसाब से, ताकि वो चीज़ अब इस्तेमाल आप कर चुके हो. तो कोई भी चीज़, ये शर्ट कारखाने में प्रोड्यूस किया, प्रोड्यूस करते वक्त रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट कोई ना कोई कमाया, डिस्ट्रीब्यूशन. बाद में दुकान में लटकाया गया बेचने के लिए, एक्सचेंज. और मैं इसको खरीद के लेकर आया और आज शर्ट पहन के लेक्चर ले रहा हूँ, कंजम्पशन. ओके, तो दैट इज द एंड ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज. फ्रेंड्स, यहाँ पर अपना जो टॉपिक था बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, उसका भी एंड हो गया. हमने उसको भी यहाँ पे खात्मा दे दिया, खत्म, फिनिश. ओके, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, इसको भी हमने एंड कर दिया. फ्रेंड्स, अब यहाँ पर मैं स्पीड में सोचूं तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमने टोटल 8 कॉन्सेप्ट्स कवर किए. ओके, वांट पहला कॉन्सेप्ट था, दैट इज फीलिंग ऑफ लैक ऑफ सेटिस्फेक्शन. कोई भी चीज हमारे पास नहीं है, अब हमें चाहिए, वांट. उसमें फ्रेंड्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वांट्स अलग एक टॉपिक था, क्लासिफिकेशन ऑफ वांट्स अलग टॉपिक था, उसमें 2 शॉर्ट नोट थी अलग अलग. बाद में समझा था गुड्स एंड सर्विसेज, एनीथिंग विच सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स विथ मटीरियल एग्जिस्टेंस. अगर उसका अस्तित्व दिख रहा है, टेंजिबल है, तो वो गुड है. अगर अस्तित्व नहीं दिख रहा है, विदाउट मटीरियल एग्जिस्टेंस, तो वो सर्विस.
पर दोनों चीजें अपनी इच्छाओं को पूरी करेंगे, यस। उसके बाद था यूटिलिटी, द कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। कोई भी चीज की औकात, क्षमता क्या कि वो अपनी इच्छा को कितना पूरी कर सके, इट इज यूटिलिटी। उसके बाद था वैल्यू, वैल्यू इन यूज एंड वैल्यू इन एक्सचेंज। वैल्यू इन यूज, इट इज यूजफुलनेस ऑफ अ कमोडिटी, एंड वैल्यू इन एक्सचेंज व्हेन इट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ अनदर कमोडिटी और इन टर्म्स ऑफ मनी। अगर वो मनी के रूप में था तो इट इज प्राइस। और वहां से समझा था वाटर डायमंड पैराडॉक्स। वाटर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ आवर लाइफ, देन टू फॉर द यूज ऑफ वाटर वी आर नॉट रेडी टू स्पेंड अ सिंगल रूपी प्राइस बिकॉज इट इज फ्रीली अवेलेबल इन नेचर। डायमंड्स आर वेरी स्केर्स इन नेचर एंड दैट्स व्हाई वी आर रेडी टू मेक पेमेंट ऑफ lakhs of rupees for the use of diamond, even though diamonds are very useless in our life because they are very scarce, तो उसकी वैल्यू बढ़ गई, ऐसा हमने समझा था। उसके बाद समझा था पर्सनल इनकम, ऑल रिसीप्ट्स फ्रॉम ऑल डिफरेंट सोर्सेज, वॉट एवर आई एम गेटिंग, जो भी पैसा जहाँ से भी आ रहा है वो मेरी इनकम है। फिर समझा था पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, मेरी जो इनकम है उसके लिए डायरेक्ट टैक्स पे जो पे कर देता हूँ, जो टैक्स पे कर देता हूँ, उसके बाद जो पैसा मेरे लिए बचता है, मेरी खुशी से मैं खर्च कर पाऊँ अपने लिए, इट इज पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। और आखिरी में इकोनॉमिक एक्टिविटीज, जहाँ पे 4 चीजें पड़ी थी, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज एंड कंजम्पशन। तो ये बन गया अपना टॉपिक माइक्रो इकोनॉमिक्स। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स आवर सेकंड ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स। मैंने हंसी मजाक में बहुत लेक्चर पहले कहा था कि इकोनॉमिक्स के 2 बच्चे हैं। पहले बच्चे का नाम था माइक्रो इकोनॉमिक्स, दूसरे बच्चे का नाम था मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स समझने के लिए देखो फ्रेंड्स, अभी तक हमें पूरा माइक्रो इकोनॉमिक्स समझ में नहीं आया है। ये जो हम वर्ड बोल रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स, ओके, इसके ऊपर 12th में इकोनॉमिक्स में बड़े बड़े 5 चैप्टर है, 5 चैप्टर फ्रेंड्स। मतलब पूरा माइक्रो इकोनॉमिक्स समझने को तो 12th का आधा साल चला जाएगा, ओके, आधा सिलेबस चला जाएगा 12th का। अभी हम सिर्फ इसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं फ्रेंड्स, और ये इंट्रोड्यूस करने में हमें इतने लेक्चर जा रहे हैं, तो सोचो सिलेबस वाइज टॉपिक तो कितना बड़ा, ओके फ्रेंड्स। इसीलिए इकोनॉमिक्स पढ़ाने वाले जो प्रोफेसर हैं ना, वो बहुत कम अवेलेबल होते हैं, क्योंकि वो चीज़ों को कनेक्ट करके अपने भेजे तक उतार पाना, वरना भेजे में यूं ही तबले बजते रहते, समझे नहीं क्या चल रहा है, ओके। तो अब हम अपनी सेकंड ब्रांच को पकड़े, इकोनॉमिक्स का जो दूसरा बच्चा है, ओके। गिव द हेडिंग मीनिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, मीनिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। फ्रेंड्स पहले हम कुछ लिख लेते हैं, फिर फुर्सत से समझते बैठेंगे। राइट डाउन द वर्ड मैक्रो, MACRO, द वर्ड मैक्रो is derived from DERIVED। derived का मतलब होता है चुरा लिया है हमने, चुरा लिया। फ्रेंड्स ये चुराया हुआ वर्ड है, मतलब कहीं और से धाप लिया है हमने, कहीं और से उठाया हुआ है, जहाँ से वो लिया गया है, derived। The word macro is derived from the Greek word, एकदम ध्यान से स्पेलिंग लिखना, मैक्रोस, फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मैक्रोस, MAKROS, मैक्रोस। ये कोई स्पेलिंग गलती नहीं है फ्रेंड्स, कोई मिस्टेक नहीं है, रिलैक्स समझाऊंगा। MAKROS, मैक्रोस, which means large, Friends, whether you have remembered it or no, I don't know, but when we started with the concept of microeconomics, at that time also I explained you these types of concept. The word micro, MICRO, the word micro
is also derived from the Greek word micros, which means small. उस वक्त मैंने एक हंसी मजाक भी किया था, माइक्रोस्कोप याद करो, माइक्रोस्कोप 9th-10th का साइंस, माइक्रोस्कोप ऐसा मजाक में उड़ाया था कि वो माइक्रोस्कोप में वो अमीबा, पैरामीशियम, म्यूकर, ओके, स्पाइरोगाइरा, हमें जो इन आंखों से दिखते भी नहीं है उनको अगर उसमें डाल दिया तो इतने बड़े होके दिखेंगे। मतलब हम बिजनेस को लेकर हर छोटी बात की बड़ी पंचायती डिटेल में करेंगे, तो इट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो का मतलब था स्मॉल, एग्जैक्टली ऑपोजिट। द वर्ड मैक्रो इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मैक्रोस। सालों पहले ग्रीक में एक वर्ड था मैक्रोस, सालों पहले ग्रीक लैंग्वेज में एक वर्ड था मैक्रोस। हमने क्या किया, एस निकाल दिया, के निकाल के सी लिखा और बोलते नया वर्ड बनाया मैक्रो। अरे भैया कोई नया वर्ड नहीं है। माइक्रो का मतलब स्मॉल, मैक्रो का मतलब लार्ज। तो इसको हम कैसे समझे और क्या समझे, तो पहले वहां पे याद करो कि माइक्रो में आपने क्या समझा था। माइक्रो में हमने समझा था कि इट स्टडीज अबाउट इंडिविजुअल स्मॉल यूनिट्स। हम छोटी छोटी बातों को स्टडी करते हैं, एग्जैक्टली ऑपोजिट। अब यहाँ पे क्या होगा, तो राइट डाउन, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ, पहले लिख लो बाद में समझा रहा हूँ, मैक्रो इकोनॉमिक्स is the study of aggregates, 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 which covering the entire economy, which covering the entire इकोनॉमी। फ्रेंड्स वर्ड इकोनॉमी है, इकोनॉमिक्स नहीं। इकोनॉमिक्स तो सब्जेक्ट का नाम है, पर अपना देश जिस हिसाब से चलते रहता है, पैसों की लेन देन करते हुए पूरा कंट्री जिस हिसाब से चलते रहता है उसे बोलते हैं इकोनॉमी। मतलब पूरे देश में पूरे एक साल में जो कुछ प्रोडक्शन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, कंजम्पशन होता है, एक्सचेंज होता है, वो सब में पैसों का जो लेन देन होते रहता है पूरे साल में, पूरी कंट्री में, सब का मिला के, तो वो बन जाता है इकोनॉमी। जैसे मम्मी महीने भर घर चलाती है, तो घर चलाती है थोड़ी ना कार की तरह घर चलाती है। मतलब पापा ने पगार दे दिया, अब पूरा महीना मम्मी ने उसमें से निकाला, तो इट इज घर चलाना। सिमिलरली पूरा कंट्री पूरे साल में जिस हिसाब से ये सब एक्टिविटी करते हुए, पैसों की लेन देन करते हुए चलते रहता है, तो इट इज इकोनॉमी। तो जब आप पूरी इकोनॉमी के बारे में सोचेंगे, एंटायर इकोनॉमी, तो उसे मैंने वर्ड दिया मैक्रो इकोनॉमिक्स। सो मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स, मतलब एवरेज निकाल के पूरे देश के बारे में सोचना। देखो माइक्रो में वी वर डिस्कसिंग अबाउट वन पर्टिकुलर बिजनेस, कोई एक बिजनेस फर्म, मैंने बार बार ये कहा कि अगर मैं कोई कंपनी ज्वाइन करना चाहता हूँ, अगर मैं कोई ऑफिस ज्वाइन करना चाहता हूँ, तो उस ऑफिस से जुड़ी हुई हर वो बात, तो वो बन गया था माइक्रो इकोनॉमिक्स। हम यहाँ पे बात करेंगे पूरी कंट्री के बारे में, या तो पूरा अमेरिका डेवलप हो रहा है, या तो पूरा अमेरिका डेवलप नहीं हो रहा है, या तो पूरा इंडिया डेवलप हो रहा है, या तो पूरा इंडिया डेवलप नहीं हो रहा है। हम ये बोलने नहीं बैठेंगे कि अंधेरी डेवलप हो गया, गोरेगांव डेवलप हो गया और जोगेश्वरी को बाबा जी का ठुल्लू, हम ऐसी बात नहीं करेंगे। या तो पूरे मुंबई में डेवलपमेंट का काम चल रहा है, या तो पूरे मुंबई में डेवलपमेंट का काम नहीं चल रहा है। तो इट इज स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स विच कवरिंग एंटायर इकोनॉमी, पूरी देश की इकोनॉमी जिस हिसाब से चल रही है, पूरे देश की इकोनॉमी जिस हिसाब से चल रही है, उसको हमने नाम दिया है मैक्रो इकोनॉमिक्स का स्टडी। फ्रेंड्स ये कोई बुक में लिखी हुई चीज़ नहीं है जो मैं एग्जाम्पल के लिए अब आपको समझाने जा रहा हूँ। डोंट राइट इट डाउन इन नोटबुक ऑल्सो, ये लिखने की जरूरत नहीं है। कुछ चीज़ें याद रखो, समझो ना, इसको आप पेपर में एग्जाम्पल में लिख पाते हो कि एक्चुअली इसका मतलब क्या निकलता है। जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस आई एम शेयरिंग
सम प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट विथ यू जो कोई बुक या कोई मैगजीन में या कोई न्यूज़पेपर में या कोई गूगल पे आपको ये सब नहीं मिलेगा फ्रेंड्स, नॉट पॉसिबल। अपनी पूरी कंट्री को 1 साल तक चलाने के लिए, पूरी कंट्री को 1 साल तक चलाने के लिए हम जो इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज, कंजम्पशन, वो सब मिला के वो टोटल जो अमाउंट होता है, अमाउंट टोटल जो अमाउंट होता है, इट इज नियर टू 200 लाख करोड़। मैं अमाउंट जो बोलूँ ध्यान से सुनो, इट इज 200 लाख करोड़, 200 लाख करोड़ रुपए का पूरे 1 साल में इंडिया के अंदर फ्रेंड्स लेन देन, व्यापार, ये सब होते रहता है। आप उसको प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज, कंजम्पशन सब मिला के 200 लाख करोड़। कभी फुर्सत से बैठो ना तब जीरो गिनते बैठने का टाइम पास हो जाएगा, पूरा दिन निकल जाएगा। फ्रेंड्स 200 लाख करोड़ का मतलब 2 के पीछे 200 का 2 जीरो आएगा, लाख का और 5 जीरो आएगा, मतलब टोटल वहां पे 7 जीरो हुए, और करोड़ का और 7 जीरो आएगा। तो 7 और 5 12 और 2 14, 2 के पीछे टोटल 14 जीरोस। अगर आप कभी कैलसी लेके बैठोगे ना, कैलसी, कैलकुलेटर, और उसमें खाच कुछ करोगे ना, खाच कुछ, तो आपका जो कैलसी है ना वो इस अमाउंट को टाइप भी नहीं कर सकता फ्रेंड्स। आपका कैलसी इतने बड़े अमाउंट को टाइप भी नहीं कर सकता। वहां पे ई दिखेगा, ई, एरर, ई। ओके फ्रेंड्स, अपनी पूरी कंट्री में 1 साल के अंदर जो आप ये सब एक्टिविटी को अगर मिला दो, तो जो टोटल पूरी कंट्री में पैसों का जो लेन देन व्यापार होते रहता है, पैसों का जो व्यापार होते रहता है, इट इज 200 लाख करोड़। नरेंद्र मोदी ये बोल रहा है कि वो 2024 तक इसको 500 लाख करोड़ तक पहुंचाना चाहता है, वो ऐसा बोल रहा है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये होगा ही या नहीं होगा, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ। आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग लाइक दैट। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये होगा या नहीं होगा, मैं ये बोल रहा हूँ कि अभी वो 200 लाख करोड़ पे अपना कंट्री है, और मोदी ये बोल रहा है कि हम 500 लाख करोड़ तक इसको लेकर जाएंगे। देखिए यहाँ पे एक और कंफ्यूजन है, इसका मतलब ये नहीं है कि अपनी कंट्री में 200 लाख करोड़ का नोट छापा हुआ है, करेंसी छापी हुई है। नहीं फ्रेंड्स, ऐसा नहीं होता। इसका मतलब आपको सुनकर शायद स्ट्रेंज लगेगा, या तो आप घर पे बोलोगे कि साला हमारा इको का सर है, वो पागल एडा हटेला है, कुछ भी बोलते रहता है, साला पागल कहेंगे। ओके, वेड़ा लग रहा है क्या, ऐसा बोलेंगे आप मेरे को। फ्रेंड्स पूरी कंट्री की जो इकोनॉमी है, वो पूरे साल में हम जो व्यापार करते रहते हैं, प्रोडक्शन, कंजम्पशन सब मिलाकर, वो 200 लाख करोड़ रुपए का है। पर जो करेंसी नोट छापी गई है, 500 की नई नोट, 2000 की नई नोट, वो जो छाप के आपको दी गई है नई नोट, ओके फ्रेंड्स, वो जो अमाउंट है ना, इट इज जस्ट 14 लाख करोड़, 14 लाख करोड़। मैं वापस बोल रहा हूँ फ्रेंड्स, पूरी इकोनॉमी में जो पैसों का लेन देन होता है वो कितना है, 200 लाख करोड़। पर उस इकोनॉमी में हार्ड कैश जो आप और मैं कैश मैं नोट की बात कर रहा हूँ, कैश, हार्ड कैश जिसे हम बोलते हैं, वो सिर्फ कितना छापा है हमने, ओनली 14 लाख करोड़। मतलब बाकी का जो भी लेन देन हो रहा है उसमें हार्ड कैश यूज नहीं हो रहा है। फिर वो चेक हो सकता है, डिमांड ड्राफ्ट हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, बट इट इज नॉट हार्ड कैश। तो फ्रेंड्स ये वो बातें हैं जो बड़े बड़े पढ़े लिखों को भी समझ में नहीं आती है। इट इज टू डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। कोई बड़ा पढ़ा लिखा भी ना, अगर कोई सीए बन गया है या एमबीए बन गया है, उसको अगर पूछा कि अपनी पूरी कंट्री को एक साल में कितने पैसों की लेन देन होती होगी, तो उसको नहीं पता है। फ्रेंड्स पैसों का जो लेन देन का अमाउंट है उसे हम बोलेंगे एंटायर इकोनॉमी, वो है 200 लाख करोड़। पर जो हार्ड कैश की लेन देन सिर्फ हो सकती है मैक्सिमम, क्योंकि आरबीआई ने उसके ऊपर नोट छापा ही नहीं है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसके ऊपर नोट छापा ही नहीं है फ्रेंड्स। तो आरबीआई ने जो नोट छापा है मैं उसका अमाउंट बोल रहा हूँ, इट इज ओनली 14 लाख करोड़ रुपीज, 14। ओके, तो फ्रेंड्स ये वो बड़ी बड़ी बातें, जो बड़ी बड़ी बातें जो बड़े लोगों को समझ में नहीं आती है। ये इतने बड़े लेवल की बात है जो बड़े लोगों को समझ में नहीं आती है। तो जब आप पूरी कंट्री को एक बात स्टडी करते हो, एक साथ स्टडी करना चाहते हो, पूरी कंट्री को चलाने का जो सिस्टम है उसको हम पूरा कंट्री एक साथ स्टडी करना चाहते हैं,
तो इट इज एग्रीगेट, स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स विच कवरिंग एंटायर इकोनॉमी, तो वो बनेगा मैक्रो इकोनॉमिक्स। ओके फ्रेंड्स, इसका जो प्रॉपर डेफिनेशन है, प्रॉपर जो डेफिनेशन है दैट विल बी अवर नेक्स्ट लेक्चर। एक रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, नेक्स्ट लेक्चर अटेंड करने से पहले हमने कुछ लेक्चर के पहले केनिथ बोल्डिंग का माइक्रो इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन लिखाया हुआ है और डिटेल में समझाया हुआ है। प्लीज रेफर दैट डेफिनेशन, प्लीज उसको रेफर करना, प्लीज बोल रहा हूँ, और बाद में नेक्स्ट लेक्चर अटेंड करना। इन आवर नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ मैक्रो इकोनॉमिक्स, उसका हम डेफिनेशन पढ़ने वाले हैं। लेकिन अगर आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन नहीं याद है तो मैक्रो इकोनॉमिक्स समझ में नहीं आएगा। ओके, दैट्स इनफ फॉर टुडे। प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच। हम इसका फोटो भी भेज रहे हैं और इसका लेक्चर का पोस्टिंग भी कर रहे हैं, तो वीडियो लेक्चर रिकॉर्डिंग भेज रहे हैं। तो अगर कुछ मिस हुआ है डोंट वरी। ओके, थैंक यू सो मच। प्लीज टेक केयर।